नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। तो आज हम लोग आपके इंडियन ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वो है भारत का अपवाह तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमें अगर हम देखें तो बहुत सारी नदियों पर बहुत कम फोकस करना है। कुछ ही ऐसी नदी है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैं हरियाणा आपके पीसीएस के प्रीलिम्स में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नदी के बारे में मैं बताती हूँ। वहां से सवाल या तो आपके अपवाह बेसिन से घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या फिर कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियां आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियों की कौन सी सहायक नदी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके हरियाणा पीसीएस में आता है। तो हम लोग हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम उतना ही कंटेंट आपकी आज की क्लास में पढ़ेंगे जितना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के अपवाह तंत्र में अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि हम पूरे अपवाह तंत्र में जो नदियां हैं, है ना, पूरी नदियां देखें तो आइए हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक तरीके से बांट लेते हैं अपवाह तंत्र में। एक आपकी आती है हिमालय तंत्र की नदी, एक आपकी आती है कौन सी, हिमालय तंत्र की नदी, हिमालय तंत्र की नदी। और एक आपकी आती है प्रायद्वीपी, है ना, प्रायद्वीपी पठारी नदी, है ना, प्रायद्वीपी पठारी नदी। हिमालय तंत्र की नदियों में अगर हम बात करें तो ये तीन नदियों और उनकी सहायक नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। एक है आपकी सिंधु नदी, एक है आपकी गंगा नदी और एक है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के इसमें अगर हम देखें तो एक नदी है पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। और एक है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, बहने वाली यानी कि अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, गिरने वाली, ये आप देख सकते हैं। तो यही पूरे इसमें हमें बांट करके आगे अपनी क्लास में देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नदियों के आखिर क्या लाभ है। नदियां हमें पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती हैं, उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं क्योंकि नदियां ही अपने साथ गाद मिट्टी ला करके जमा करती हैं, उपजाऊ मैदान बनाती हैं। जैसे खादर मृदा को देख लीजिए, हर साल नदियों के द्वारा जो बाढ़ आता है उसी बाढ़ की वजह से उपजाऊ मृदा बनी हुई है। बालू पत्थर उपलब्ध कराता है, जल विद्युत उपलब्ध यानी कि बहुत सारी नदियों के बांध बनाए जाते हैं और बांध से जब पानी गिराया जाता है नीचे टरबाइन होता है, वही टरबाइन जब घूमेगी तो उससे आपके विद्युत का उत्पादन होता है। कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती है नदियां, मछली पालन के लिए, है ना, ये महत्वपूर्ण होती हैं नदियां। अब हम लोग पहला शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। यदि मैं गंगा नदी तंत्र की बात करूं तो गंगा नदी, सबसे पहले हम लोग गंगा नदी को डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले गंगा नदी, गंगा कैसे बनी, हम इस बात पर देखेंगे। तो गंगा नदी एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा के बारे में अगर हम बात करें तो इसे पंचप्रयाग नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 5 प्रयाग बनता है और ये सतोपथ ग्लेशियर से, है ना, सतोपथ ग्लेशियर से ये उद्गम होती है ये नदी। और इसके किनारे ही बद्रीनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है या बद्रीनाथ धाम देखने को मिलता है। अलकनंदा जब आती है तो अपने मार्ग में ही एक नदी है धौली गंगा, जब अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे क्या बना, विष्णु प्रयाग बना। क्या बना, विष्णु प्रयाग।
फिर आगे चल करके एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है तो क्या बना? नंद प्रयाग बना। फिर पिंडार नदी जब यहाँ पर आती है और अलकनंदा से मिलती है तो क्या बना? तो आपका जो है कर्णप्रयाग बना। क्या बना? कर्णप्रयाग बना। अब आगे हम लोग देखेंगे, मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से आती है तो क्या बना? रुद्रप्रयाग बना। फिर एक नदी आपकी आई भागीरथी। भागीरथी गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, और जब ये अलकनंदा से मिलती है तो क्या बना? देवप्रयाग। फिर यहाँ से जो नदी आई, जब दोनों नदियों के मिलने से क्या बनी? गंगा नदी बनी। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर ही आपका टिहरी आपका बांध बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखा है, कई बार सवालों में ये पूछ देता है कि किस नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बना? तो अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग। अब गंगा हमें मिल गई। अब गंगा क्या है कि सबसे पहले गंगा मैदान में कहाँ उतरती है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले गंगा गंगा मैदान में हरिद्वार में उतरती है। मैदान में हरिद्वार में उतरती है। हरिद्वार में उतरती है। इससे पहले पहाड़ी क्षेत्रों से बहेगी, सबसे पहले आपकी है ना हरिद्वार में उतरती है। गोमुख ग्लेशियर से आपको भी पता है भागीरथी आती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा बनती है। ये 5 राज्यों से होकर जाती है। और वो 5 राज्य आपके कौन कौन है? तो एक आपका उत्तराखंड, और दूसरा आपका क्या है? आपका यूपी, और तीसरा आप देखोगे तो ये आपका क्या है? बिहार, और थोड़ा सा आपका यहाँ पे झारखंड, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ ये वेस्ट बंगाल, और इतने 5 राज्यों से होकर आपकी गंगा नदी जाती। तो सबसे पहले यूपी में यह आपके कहाँ पे प्रवेश करती है? तो यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है। फिर उत्तराखंड यूपी हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये बिहार जाती है, और बिहार के बाद ये थोड़ा झारखंड, और यहाँ पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बट जाती है। कुछ दूर तक तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और इसी गंगा नदी से एक नदी निकल जाती है, और ये गंगा नदी की वितरिका है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी फिर आगे बांग्लादेश में चली जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो यानी कि आपका उत्तराखंड से होकर आपकी जाती है कौन? गंगा नदी। फिर उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा आपका झारखंड, और झारखंड के बाद आपका यूपी। तो ये झारखंड के बाद आपका क्या है? तो झारखंड के बाद आपका क्या है? तो ये पश्चिम बंगाल है। क्लियर है यहाँ पे? आगे देखें, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये 5 राज्यों से, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स कितनी है? 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट में, गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। गंगा नदी आप कभी सोचते हो, कई बार हमारे जो है घर में जो बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, या आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि गंगा जल जल्दी खराब नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि गंगा नदी में खुद को स्वतः स्वच्छ होने का गुण देखने को मिलता है। और ये स्वतः स्वच्छ कैसे हो जाती है? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक क्या देखने को मिलता है? तो बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु हमें देखने को मिलता है। और बैक्टीरियोफेज वो जीवाणु आपको देखने को मिलेगा जो वायरस को नष्ट कर देता है।
जो गंगा नदी के पानी के मौजूद वायरस को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली है पाई जाती है, और कौन सी डॉल्फिन कौन सी डॉल्फिन है, तो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, ये ध्यान रखिएगा। जो गंगा डॉल्फिन है स्टूडेंट, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ये क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। जब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये जरूर बताइएगा। अब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखिए, जब गंगा नदी यहाँ आती है सबसे पहले यूपी के बिजनौर में, और यूपी का लास्ट स्टॉपेज बलिया, फिर उसके बाद बिहार में गई, फिर थोड़ा सा सबसे ज्यादा लंबाई गंगा नदी की यूपी में, और फिर आप देखोगे सबसे कम लंबाई झारखंड में, और यहाँ पे नदी ये ऐसे गई। यही से एक इनकी नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी आपके गढ़वाल क्षेत्र से आएगी, और यह गंगा नदी में कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से कन्नौज में मिलेगी, और फिर यहीं से यमुनोत्री से यमुना नदी आई, और यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल गई। फिर यही उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के फुलर झील से एक गोमती नदी आई, जो गाजीपुर के निकट आपको देखने को मिलेगी। फिर यहीं से एक घाघरा नदी आई, जो छपरा में जाकर के बिहार में जाकर के मिल गई, घाघरा नदी। फिर यहाँ अमरकंटक से आपकी एक नदी आई जिसका नाम था सोन नदी। फिर यहाँ से आई गंडक, गंडक के बाद आई कोसी, और फिर उसके बाद आई महानंदा। तो ये आपकी बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, जो कि अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो जैसे कि ये गंगा नदी जा रही है, और इस गंगा नदी से आप यहाँ देखो कि ये भागीरथी थी, भागीरथी नदी थी, और भागीरथी नदी और ये क्या थी, अलकनंदा थी, अलकनंदा नदी। और दोनों अलकनंदा नदी और भागीरथी देवप्रयाग में मिली तो गंगा नदी बनी। गंगा नदी जब रामगंगा कन्नौज जिला है ना, कन्नौज के निकट यह आपके यूपी में जाकर के मिल गया। फिर गोमती नदी गाजीपुर के निकट आपकी क्या हुई, तो ये गोमती नदी गंगा से मिल गई। तो गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली रामगंगा है, गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और सबसे अंतिम में महानंदा है, जो पश्चिम बंगाल में गंगा से जाकर के मिलती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। हो सकता है कि आपको पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के लिए दे दे, तो रामगंगा, फिर उसके बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, कोसी, महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली नदी में आपकी यमुना नदी है। ये क्या है, यमुना नदी है, प्रयागराज में जाकर के ये मिल जाती है। फिर यमुना, और फिर दाईं ओर से मिलने वाली सोन नदी है। क्या है, सोन नदी। और गंगा की वितरिका कौन है, तो गंगा की वितरिका हुगली नदी। वितरिका को अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। वितरिका का मतलब ही है कि जब एक मुख्य नदी से कोई नदी अलग हो जाए, और सहायक नदी का मतलब जब कोई एक बड़ी नदी से छोटी नदी आकर के उसमें मिल जाए तो सहायक नदी होगा, और बड़ी नदी से जब कोई नदी बाहर निकल जाए या उससे अलग हो जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी, यानी कि वितरिका कहलाएगी। और हुगली नदी गंगा की क्या है, वितरिका है। क्लियर है। कुछ दूर के लिए ये भागीरथी के नाम से जानी जाएगी, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके ये बांग्लादेश में जाएगी तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये आप देख लीजिएगा। अब इनके बीच में कुछ मैदान है बच्चों। गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के मैदान को गंगा यमुना दोआब के नाम से जानते हैं। रामगंगा गोमती नदी के बीच में रुहेलखंड का मैदान कहा जाता है। कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। गोमती घाघरा के बीच में अवध का मैदान कहा जाता है, और आपके घाघरा और गंडक में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान कहा जाता है। गंडक कोसी के बीच में बिहार का मैदान, और कोसी महानंदा में निचली गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं।
यमुना की भी सहायक नदी है आपकी कौन कौन सी? चंबल, है ना, और यहाँ पे बच्चों सिंध है, चंबल है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है ना, केन नदी। तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये आपकी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध है, शिप्रा नदी है, ये सभी आपकी चंबल की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो ये एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं तो गंगा नदी स्टूडेंट्स आपका ये खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा गंगा नदी में और क्या ही आप देखेंगे। अब गंगा नदी के बाद यमुना नदी हम देखेंगे। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुनोत्री के बंदरपुच्छ चोटी से ये निकलती है, प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है और यमुना का अपवाह क्षेत्र आपके हरियाणा में भी है ना। फिर हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से आप देखोगे तो दिल्ली से आप देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाके प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और भी सहायक नदी है, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि ये सारी सहायक नदी, केन नदी, बेतवा नदी, है ना, सिंध नदी, चंबल नदी, ये सारी किधर से मिलने वाली है? तो ये आपकी दाईं ओर से मिलने वाली है, लेकिन बाईं ओर से भी है, जैसे हिंडन नदी, हिंडन नदी, सेंगर नदी, ये सभी आपकी क्या है? दाईं ओर से मिलने वाली आपकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी बच्चों, ये क्या है? दाईं ओर से मिलने वाली है। बेतवा नदी, केन नदी, सिंध, ये सब दाईं ओर से मिलने वाली नदी। लेकिन इधर से जो है आपकी कौन कौन सी? तो यमुना की सहायक नदियों में आप देखोगे तो सेंगर नदी है और हिंडन नदी है ना, ये सब यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है और ये सब नदी आपकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां मानी जाती। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यमुना की सहायक नदी में हमने देख लिया चंबल है, बेतवा है, केन है, बाकी ये सब दाईं ओर से है। बाईं ओर से भी मिलने वाली सहायक नदी है, जैसे हिंडन नदी, हिंडन नदी, सेंगर नदी, है ना, सेंगर नदी, सेंगर नदी, ये सभी क्या है? तो ये सब बाईं ओर से मिलने वाली नदी। अब यहाँ पे देखिए, इनकी सहायक तो हमने यहाँ पे सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी हमने आपको बता ही दी। ठीक है, और भी नदी है इसमें, जैसे हिंडन नदी भी आप लिख लो, हिंडन नदी और आपकी सेंगर नदी, है ना, सेंगर नदी, ये सब आदि, ये सब आपकी क्या है? यमुना की सहायक। अब देखो चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। 965 किलोमीटर इनकी लंबाई है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और चंबल पर बांध जो बनाया गया है वो आप देख लीजिए। चंबल नदी पर जो बांध है वो आपका एक गांधी सागर बांध है। कई बार सवाल आपके ये हरियाणा पीसीएस में आया हुआ है ना सवाल है ना, हरियाणा पीएससी में ये आपका आया हुआ सवाल है। गांधी सागर बांध और एक है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और एक आपका कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये आपका राजस्थान में है ना, लेकिन जो गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश में है और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है? हमने तो आपको पूरा फिगर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप देखोगे तो गंगा नदी आई और यहाँ जाके ये ऐसे आई और यहाँ से जाके दो भागों में बटी और यही से रामगंगा, यहाँ से गोमती और यहाँ से ध्यान रखिएगा घाघरा नदी, काली नदी और कर्णानी नदी, ये दोनों ही मिले तो घाघरा बना और ये घाघरा नदी छपरा के निकट जाके मिली। फिर उसके बाद गंडक नदी, फिर उसके बाद कोसी नदी और उसके बाद महानदी। फिर यहाँ से आप देखोगे तो अमरकंटक से सोन नदी, फिर यहाँ से आपकी क्या है? यमुना नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियां क्या है? गंगा की पूरा अपवाह क्षेत्र माना जाता है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्रा नदी को अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहला तो ये मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होके निकलती है। भारत में ये जो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे कि देखो, अब यहाँ ग्लेशियर से आई और यहाँ से इसने क्या किया स्टूडेंट, यू टर्न लिया और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और असम में ये कहाँ पे, तो ये सदिया जिला में प्रवेश की है असम में, और लास्ट स्टॉपेज इसका धुबरी जिला आपका है, धुबरी है। ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, है ना, जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये नदियां हैं आपकी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। अब आइए देख लेते हैं। तो अन्य नाम, चाइना में यानी तिब्बत के पठार पे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई कहीं कहीं 917 दिया हुआ है, और कहीं कहीं अन्य स्रोतों में ये ध्यान रखिएगा, अन्य स्रोतों में 916 भी दिया हुआ है ना, 916 किलोमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ आई, अरुणाचल में दिहांग कही गई, और असम में ब्रह्मपुत्रा, और इसी असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसी ब्रह्मपुत्रा पर उमांदा द्वीप भी है जो पूरे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यही से गंगा नदी भी आई, और गंगा नदी क्या हुई, तो गंगा नदी प्रवेश की कहाँ पे, तो आपके बांग्लादेश में। अब यहाँ पे देखिए पद्मा, पद्मा और जमुना दोनों मिलेंगे तो पद्मा होगा, लेकिन इधर से ही एक मेघना नदी आती है, और ये संयुक्त रूप से ये नदी किस नाम से जानी जाएगी, तो मेघना नदी के नाम से। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है, गिर जाती, मेघना नदी कहलाती है। ये भी आप देख लीजिए, क्लियर है यहाँ पे। अब जैसे देखो ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में और भी क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी जो है वो यहीं पर आपका देखने को मिलेगा। कहाँ पे, असम में। माजुली द्वीप का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 752 है। ठीक है, इतना बड़ा इसका, यहाँ पे इतनी उपजाऊ मिट्टी है कि यहाँ पे बहुत घनी आबादी है। इस वजह से सन 2016 में माजुली द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया था। ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक द्वीप उमांदा द्वीप है, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, और ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। ये आप देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्रा इंटर किया, देखो ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये असल में नद है बच्चों, क्या है, नद है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। यहीं पर आप देखोगे तो एक दिबांग नदी है, लोहित नदी है। कौन सी नदी है, लोहित और दिबांग है। ये दोनों नदी जब मिल जाती है तो संयुक्त रूप से यह असम में प्रवेश करते हैं, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आप देखोगे तो सुबनसिरी है। क्या है, सुबनसिरी सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्रा की। तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा की सारी सहायक नदियों को देखेंगे, और क्या क्या देखेंगे तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप लिखेंगे कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। अब हम यहाँ पे देखें सहायक नदी, और ये सब बहुत पेपर में पूछा जाता है आपके हरियाणा में, है ना। देखो सबसे पहला देखा जाए तो सबसे लंबी सुबनसिरी, सुबनसिरी कामेग है। क्या है, कामेग, कामेग नदी है, कामेग नदी।
फिर क्या है, मानस नदी भी इसकी सहायक, संकोश नदी भी इसकी सहायक। संकोश नदी के अलावा आपकी कौन है, लोहित नदी इसकी सहायक, और तीस्ता नदी इसकी सहायक, ध्यान रखिएगा। लोहित, फिर आपकी दिबांग नदी इसकी सहायक, धनसिरी इसकी सहायक नदी, और कापिली इसकी सहायक, पराक इसकी सहायक नदी। तो इतनी सारी इनकी सहायक नदियां। अब देखो, जो लोहित नदी है, लोहित नदी खूनी नदी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाल अवसादी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसीलिए इसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी पर भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, जिसे सदिया ढोला पुल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई इतनी। सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है, यह लखीमपुर जिले में असम घाटी में, और इसकी लंबाई 442, ये आप देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे ये लोहित है ना, और ऊपर की ओर यहाँ पे क्या है, तो ये तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम क्षेत्र से आकर के ये बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलेगा। इसीलिए जो तीस्ता जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगा। सुबनसिरी यहाँ पे है, मानस है, कामेग है, संकोश है, ठीक है, धनसिरी है, कापिली है, लोहित, ये सभी इनकी सहायक नदियां देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहां से आपकी गंगा नदी गई और ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, और इधर से ब्रह्मपुत्रा आई जमुना के नाम से, और जमुना और पद्मा मिलेंगे तो पद्मा ही रहेगा। लेकिन यहीं से बराक नदी है, बराक की सहायक नदी के रूप में आपकी मेघना है, और यही मेघना जैसे मिलेगा संयुक्त रूप से ये मेघना नदी के नाम से जानी जाए, है ना, मेघना नदी के नाम से जानी जाए। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आप बताइए, तो यहां तक क्लियर है? चलिए आगे हम लोग इस पर देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो चलिए, तो यही पर हम फिर से बता दे रहे हैं आपकी कि यहां से आपकी क्या गई, तो ये आपकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा, और बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया था बच्चों क्या, मेघना नदी बराक की सहायक, लेकिन नहीं, मेघना ऑलरेडी एक मुख्य नदी मानी जाती है। हालांकि उसे ये बांग्लादेश में मेघना, और यही मेघना जब मुख्य रूप से इन दोनों में मिल जाती है तो संयुक्त रूप से मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा संयुक्त धारा भी ये आपकी मेघना नदी के नाम से, ठीक है। हालांकि बराक नदी ऑलरेडी एक इस क्षेत्रों से होकर के एक बराक नदी, है ना, चलती है, और यह सुरमा नदी के नाम से यहाँ पे जानी जाएगी, और ये मेघना नदी अलग एक मुख्य नदी जो कि बांग्लादेश में बहती है। तो वो होता है कि जो है जो आपका स्पीच फ्लक्चुएट हुआ, जिसकी वजह से ऐसा निकल। अब आते हैं हम लोग सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी में अगर हम इस पर बात करें तो सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशाल नदी तंत्रों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। जैसे देखा जाए स्टूडेंट, तो आइए यहाँ पे आप देखोगे तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, ठीक है। अब यही से सिंधु नदी आई, लद्दाख को काटते हुए सिंधु नदी ऐसे निकल दमचौक में प्रवेश करती है, और लास्ट स्टॉपेज इसका चिल्लास है, ये ध्यान रखिए। अब यहीं पर एक नदी है, वेरीनाग से निकलती है, जिसका नाम झेलम नदी, और यही चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, और जो कि चेनाब नदी के नाम से जानी जाती। तो झेलम नदी चेनाब में ही जाकर के मिल जाती, और यहीं से एक रावी नदी भी चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती। यहीं पर राकश ताल झील है, जिसे राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक सतलज नाम की नदी आपकी आई, जो शिपकिला दर्रा से प्रवेश की,
और यही सतलज नदी यहाँ पे जाके मिली और ये सारी नदियां मिथन कोट जो है यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर के मिल गई। और इसी सतलज नदी से एक नदी है जो कि व्यास नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। और हरिके नामक जगह पे व्यास और सतलज नदी मिलते और इसी हरिके नामक जगह से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में मानी जाती है। तो ये है, ठीक है। तो ये पंच नद है बच्चों। हालांकि सिंधु की और भी सहायक नदियां हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में और भी आपकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप ये देखो, सिंधु की सहायक नदियों में आप देखोगे तो ये पंच नद के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भी है श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, काबुल नदी है, जास्कर नदी है और हुंजा नदी है, गिलगित नदी है आदि, है ना। और जो है और है द्रास नदी है, द्रास है आदि। ये सब आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। चल अब ये देख लेते हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। हम फिर से बता रहे हैं, सिंधु नदी आई और ये चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान गई और यहीं से झेलम नदी आई, वेरीनाग, और यहाँ से चंद्रा और भागा 2 नदियां मिली और झेलम नदी चेनाब में जाकर के मिली, चेनाब में, और यहाँ से रावी नदी भी चेनाब में, है ना। और यहाँ से व्यास कुंड से व्यास नदी और यहाँ सतलज नदी, और सतलज नदी में ही व्यास नदी जाकर के मिल गई हरिके नामक जगह पे, और हरिके नामक जगह से ही इंदिरा गांधी नहर निकाला गया। और ये सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से या मानसरोवर झील से आपको देखने को मिलती है। भारत में दमचौक में प्रवेश करती है और चिल्लास होते हुए पाकिस्तान जाती है। सिंधु नदी के जो पाकिस्तान के मिथन कोट में ही ये पूरे पंचनद का पानी सिंधु नदी से मिल जाता है। झेलम नदी वेरीनाग झील से होकर आती है जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल के निकट से। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। पीर पांजाल के निकट वेरीनाग झील से ये निकलती है। वुलर झील से होते हुए यह पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी में सतलज नदी है, ये ध्यान रखिए। चेनाब बारालाचा दर्रा से यह हिमाचल प्रदेश से हमें देखने को मिलता है। ये 2 नदियों के मिलने से चंद्रा भागा को हम चंद्रा भागा या चेनाब नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चंद्र और भागा 2 नदियों के हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक जगह पर ये दोनों आपस में मिलते, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब की कुल लंबाई देखा जाए तो यह 1800 है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से आती है। हिमाचल प्रदेश में यह चंबा घाटी से होते हुए जाती है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी घाटी भी पूछ लेता है। अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। इसकी लंबाई भी 720 किलोमीटर हमें देखने को। आगे देख लीजिए, तिब्बत में सतलज नदी जो है वो राकसताल झील से आती है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। सतलज पर आपके जो है इसमें बांध पूछा गया है बच्चों, तो सतलज नदी पर बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध जो बनाया गया है, नागल बांध बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि आपके रावी नदी पर जो बांध बनाया गया है स्टूडेंट, वो थिन बांध या रणजीत सागर बांध बनाया गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और झेलम नदी पर भी कभी कभी आपके एग्जाम में झेलम नदी से भी रिलेटेड आपके बांध पूछ देते हैं, क्योंकि बांध से निश्चित तौर पे हरियाणा के
जो है पीसीएस एग्जाम में बांध से सवाल आपका आता ही आता है। जैसे कि व्यास नदी पर अगर हम देखें तो कौन सा बांध बनाया गया है, तो जो व्यास नदी है ना, अभी आगे आएगा, व्यास नदी कुल्लू घाटी से होते हुए बहती है और ये व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और अंत में हरिके नामक जगह पंजाब में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। तो कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। बाकी रावी नदी पर चमेरा तथा थिन बांध बनाया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे चमेरा तथा थिन बांध बनाया गया है। थिन बांध को बच्चों रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी पर आपका सलाल और दुलहस्ती परियोजना बनाया गया है, तो यही पर बांध में बगलिहार बांध, सलाल और दुलहस्ती बांध परियोजना यहीं पर हमें देखने को मिलेगा। तुलबुल बांध परियोजना हमें झेलम नदी पर देखने को मिलता है। तो दुलहस्ती हो गया, सलाल हो गया और आपका बगलिहार हो गया, तो ये आपके सारे चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। झेलम नदी पर बांध पेपर में अगर पूछ देता है तो उरी बांध परियोजना और उरी बांध के साथ साथ तुलबुल परियोजना हमें यह देखने को मिलता है ना, मिलता है। ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आपके पेपर में पूछा गया है। चलिए अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के आपका सिंधु नदी भी खत्म, यानी उत्तर भारत में आप यहां से देख लो तो ये आपका झेलम, यहाँ पे चंद्रभागा आपकी चिनाब नदी और यहाँ पे आपकी रावी नदी, यहाँ पे व्यास नदी और यहीं से सतलज नदी और ये आपका सिंधु का अपवाद क्षेत्र। यहाँ से आप देखोगे तो गंगा नदी, यहाँ से देखोगे रामगंगा, यहाँ से देखोगे गोमती, यहाँ से देखोगे तो घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और यहाँ सोन नदी और यहाँ से आपकी यमुना, तो ये गंगा नदी का अपवाद क्षेत्र है। यहाँ से आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिले तो पद्मा, जमुना और यहाँ पे मेघना, ये पूरा संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाएगा, है ना। और यहीं पे सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और यहाँ पे आपका कामेग, मानस और संकोश, तिस्ता, ये आप देख सकते हो, ये इनका अपवाद क्षेत्र है। तो ये कुल मिला के ये ऊपर का अपवाद क्षेत्र। अब हमें अरब सागर में गिरने वाली नदी को देखना, तो यहीं पर अरावली और अरावली से क्या आया, साबरमती नदी आई। साबरमती नदी के पास अगर देखोगे तो अहमदाबाद है। यही विंध्यन से आपकी माही नदी आई, माही नदी कर्क रेखा को काटती। यहीं पर आप देखोगे तो नर्मदा नदी आई, अमरकंटक से नर्मदा नदी आई। और यही बैतूल से आप देखोगे तो बैतूल से आपकी कौन आई, ताप्ती नदी आई। क्या आई, ताप्ती नदी। और यहाँ से लूनी नदी आई जो कच्छ के रण में गायब हो गई, सूख गई। और फिर यहीं पर गोवा में मांडवी नदी है। मांडवी नदी के किनारे ही दुग्ध है ना, दुग्ध सागर जलप्रपात है, दुग्ध सागर। और यही जुआरी नदी है। जुआरी नदी के एस्चुरी पर ही मार्मगोवा बंदरगाह है। यहाँ पे शरावती नदी ध्यान रखिएगा। और आपको नेत्रावती नदी देखने को मिला, नेत्रावती नदी को देखने को मिला। इसके अलावा भी है, पेरियार नदी भी है, ये ध्यान रखिएगा, पेरियार नदी भी है। तो जुआरी हो गया, शरावती हो गया और उसके बाद आप देखोगे जो है पेरियार नदी भी आपको देखने को मिलेगी। तो गंगावेली है, पेरियार नदी है और भरतपुझा है। तो इतनी सारी नदी आपके अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली कौन है, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी भी अरब सागर में ही गिरती है। मांडवी नदी और जुआरी नदी, शरावती नदी, नेत्रावती नदी, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा, इतनी सारी नदियां आप देखोगे अरब सागर में गिरने वाली नदी है।
नर्मदा नदी पर आपका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपका ये बांध पूछा गया है आपके हरियाणा पीसीएस में। तो इस पे कौन सा बांध है बच्चों, याद करिए, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध है, सरोवर बांध है। अगर देखा जाए तो नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी है और तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित है। इसी पर जलप्रपात भी कई बार पूछा गया है, और जलप्रपात कौन सा है, तो दुग्ध धारा, एक क्या है, दुग्ध धारा जलप्रपात है ना। एक दुग्ध सागर है, तो दुग्ध सागर आपका मांडवी नदी गोवा में है ना, गोवा में है, ध्यान रखिएगा। और एक कपिल धारा जलप्रपात है, ये सब एमपी में है बच्चों, है ना, ये एमपी में है, एमपी में है, जलप्रपात हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और ये आप देखोगे एमपी में है। और एक है आपका धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी क्या है बच्चों, ये भ्रंश घाटी की ओर से, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। मांडवी, देखो ध्यान रखिएगा बच्चों, तो ये मांडवी और जुआरी दोनों ही गोवा में बहती है। शरावती नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात नहीं, आपका कौन सा है, तो शरावती नदी पर ही आपका जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, ये आप देख लीजिएगा, जोग जलप्रपात है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया, तो ये है आपका किधर की ओर, तो आप कहोगे कि मैम मांडवी नदी पर दुग्ध सागर जलप्रपात है। और ये सब आपके कहाँ पे है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो देखो गंगा नदी जब यहाँ से जाती है तो हुगली नदी इसकी वितरिका है। छोटा नागपुर पठार से ही एक नदी आती है जिसका नाम दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को हजारीबाग पठार और रांची पठार में बांट देता है, ठीक है। और दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। इसी रांची के पठार से एक नदी आई जिसका नाम था स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये ध्यान है ना, स्वर्ण रेखा नदी, इसको इसी पर हुंडरू जलप्रपात आपका स्थित है। फिर स्वर्ण रेखा नदी के बाद आपकी वैतरणी नदी है ना, वैतरणी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर यही रांची के पठार से दक्षिण कोयल आपकी आई, और एक शंख नदी आई जो उड़ीसा के राऊ केरला में दोनों मिलकर के क्या बनाई, ब्रह्माणी नदी बनाई, ब्रह्माणी नदी बनाई, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से आपकी महानदी आई, महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है, हरियाणा पीसीएस में पूछा गया है। फिर त्रयंबकेश्वर से आपकी कौन सी आई, गोदावरी नदी आई जो आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। फिर महाबलेश्वर से ये ध्यान रखिएगा कौन आई, कृष्णा नदी आई, और ये भी आपके आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। इनका डेल्टा इतना फैला होता है दोनों को कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा गोदावरी का है, कौन सा कृष्णा का। इसके बीच में ही आपका कोलेरू बांध है, क्या है, कोलेरू बांध है। उसके बाद आपकी क्या है, नंदी पहाड़ी से आपकी पेन्नार नदी आपकी आती है, कौन सी, पेन्नार नदी आती है। फिर ब्रह्मगिरी से आपकी क्या आती है, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से आपकी कावेरी नदी आती है। फिर कावेरी नदी के बाद वैगई नदी आती है। फिर वैगई नदी के बाद ताम्रपर्णी नदी आती है। तो ये आप देख लीजिएगा, ताम्रपर्णी नदी आती है। तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगर मैं छोटा नागपुर पठार को कुछ इस तरीके से मैं बनाऊं तो इन वन शॉट में आप समझ लो कि ये दामोदर नदी क्या है, दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या करती है, छोटा नागपुर पठार को हजारीबाग का पठार और नीचे रांची का पठार में बांट देती है, रांची का पठार में बांट। अब इसी रांची के पठार से सुवर्ण रेखा नदी आएगी और ये सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है, और यहीं से उत्तरी कोयल जाती है जो कि आपकी सोन नदी की सहायक नदी।
और यहीं से नीचे दक्षिण कोयल आती है और इसी में शंख नदी आकर के मिल जाती है और कहाँ पे, राऊ केरला में मिल करके ये ब्रह्माणी नदी बनाती है, ब्रह्माणी नदी बना। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्माणी, महानदी और गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो ये था बच्चों थोड़े कम समय में पूरा समग्र एक नदी का रिवीजन था, थोड़े कम समय। जबकि दामोदर की भी एक सहायक नदी है, ये भी आप देख लीजिएगा, ये दामोदर नदी है और यही से एक नदी आती है जिसका नाम बराकर नदी। और बराकर नदी क्या है, तो ये आपके दामोदर की सहायक नदी। तो एक छोटे से समय में पूरा हम लोगों ने आज पूरे नदी को रिवाइज किया, ठीक है, ये ध्यान रखिए ना, थोड़े से समय में। तो अब हम लोग आगे देखेंगे और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देती हूँ, वहां मेघना नदी को, वो बाई फ्लक्चुएट मेरे मुंह से निकल गया था, पद्मा, ध्यान रखिएगा, पद्मा और जमुना दोनों मिलेंगे तो पद्मा ही होगा, लेकिन जैसे ही मेघना मिल जाएगी तो वो संयुक्त रूप से मेघना नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। असल में कॉन्सेप्ट यही। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।